खबरें में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद बड़ी साहब और मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें और ख़बरों के बाद एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, माहिर कानून, जो जिन्हें आप आजकल यकीनन टीवी पे भी देखते होंगे। अदालत में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो एक चल रहा है सिलसिला, उस हवाले से उनसे भी बात करेंगे। क्या उसका फैसला इसी माह में हो जाएगा? साइफ़र केस फर्द जुर्म आयद होने के बाद अब मज़ीद तेज़ हो जाएगा? और फिर क्या ज़रूरी है कि ये इसे इन कैमरा किया जाए या जेल में किया जाए? इंसाफ होता अगर हमें भी नज़र आ जाए तो हर्ज तो नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी होगी नहीं होगी? अगर होगी तो क्या हो जाएगा, और अगर नहीं आए तो कौन सी क़यामतें टूट रही हैं? इस पर भी बात करेंगे। और एक मगरबी इदारे ने बताया है कि सिर्फ स्मगलिंग से पाकिस्तान को जो ब्लीड होता है, $23 बिलियन ब्लीड होते हैं सालाना स्मगलिंग की मद में। से पहले UNDP की रिपोर्ट आप देख चुके हैं जिसमें $23 बिलियन हमारी इशराफिया की हम टैल सेवा में खर्च करते हैं। इस पर बात करेंगे। मगर अब मैं चलता हूँ जनाब मोहतरम सिद्दीकी साहब। हजूर, मैं पहले तो अपने समझने के लिए आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं वॉच कर रहा था आपको वेरी वैलियंटली, तकरीबन 15 जजेस के सामने आप जवाब दे रहे थे और चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे, मगर बाज़ औक़ात मुझे ऐसे महसूस होता था एज इफ़ यू हैव बीन इनंडेटेड विद दी क्वेश्चंस, एंड वाइल आप हाफ दी वे होते हैं किसी एक जज साहब को मुतमईन करने के ज़िमन में तो एक और सवाल। तो ये यूजुअली इट इज़ क्योंकि हम तो जानते नहीं हैं, हमने तो फिल्मों में ही अदालतें देखी हैं और ये असल अदालत है, तो ये इसमें खासा इट्स क्वाइट अ जॉब। क्या समझते हैं आप इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब? सर, पहली बात तो शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम पे बुलाया। ये बड़ी अनयूजुअल प्रोसीडिंग्स हैं फुल कोर्ट की। तमाम इदारे इनेतात का शिकार हैं पाकिस्तान में कई सालों से, और हमारे जुडिशरी और हमारी बार्स जो हैं वो भी इससे महफूज नहीं हैं। तो ये जो प्रोसीडिंग्स आप देख रहे हैं, नॉर्मली ये प्रोसीडिंग इस तरह होती नहीं है। बड़ा अच्छा असलूब होता है, बड़ी अच्छी गुफ्तार होती है, बड़ी दलील और एहतियात के साथ सवाल पूछे जाते हैं और बड़े अच्छे माहौल में आर्गूमेंट किए जाते हैं। हाँ, कई दफ़ा थोड़ी बहुत तलखलामी या कोई बदगुमानी या गलतफहमी भी होती है, लेकिन इस तरह होता नहीं है जिस तरह नज़र आ रहा है आपको। जो हो रहा है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। बड़ी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ साहब, गुजारिश है कि मैंने भी थोड़ी सी कोर्ट रिपोर्टिंग की है। आजकल तो ऐसे लग रहा है कि वकील नहायत अदब एहतराम से, अदलिया से ऊपर तो अल्लाह ही है ना, कि वकील मुल्ज़म है, कठे सवाल किए जाते हैं। मैंने तो कभी इस तरह के हालात नहीं देखे कि वकील को बोलने ही ना दिया जाए और 15 मुख्तलिफ नहायत काबिल एहतराम जैसे बात, एक सवाल एक करे, दूसरा तीसरा, और वकील जिसने केस साबित करना है उसे आप टाइम ही नहीं देते। क्या इस तरह इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकेंगे? कतन नहीं, इंसाफ के तकाजे कतन पूरे नहीं होते। जो मुसल्लमा असूल हैं उसके मुताबिक जिस केस वकील ने केस तैयार किया होता है उसको मुनासिब अंदाज के अंदर मुनासिब टाइम दे के केस सुना जाता है, और फुल कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूट होना ही इस अमर की दलील है कि ये इंतहाई सेंसिटिव और नाजुक कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं और इनके ऊपर प्रॉपर और एडिक्वेट डिलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर कभी कभी ऐसा मौका आता है जहाँ पे फुल कोर्ट बैठता है, तो ये उस फुल कोर्ट के अंदर इस तरह की जल्दबाजी, इस तरह के सवालात की भरमार वकीलों को ना बोलने देना, पर्टिकुलरली पटिशनर्स के वकील को। लेकिन जो दूसरी सिम से वकील आए हैं उनको आप ख़ुद देख लें। मैं नहीं कोई नामुनासिब बात करना चाहता। जिस तरह उनको सुना गया और जिस तरीके से उनको टाइम दिया गया, पर्टिकुलरली बाय दी लर्नड चीफ जस्टिस, वो आपके सामने है। क्या कहा जा सकता है सवाए अफसोस के? इम्तियाज़ साहब, नहायत अदब एहतराम से, ऐसा भी कुछ देखने में आया है या हमारी शायद नज़र ना देख सकी हो, स्पेशली कुछ जज साहबान को भी नहीं बोलने दिया जाता। अच्छा, आप खामोश रह करते हैं। तो मैंने तो फुल कोर्ट कई दफ़ा समात देखी है, कभी ऐसे मनाजर नज़र नहीं आया माजी में। और क्या ये कल तक केस मुकम्मल हो जाएगा और इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है इसमें? सर, ये मैं
मेरे ख़ुद मैं परेशान हूँ कि जल्दबाजी का आंसर जो है वो क्यों इस केस के अंदर आ गया है। और पर्टिकुलरली आप देखें पहली पेशी जो नए चीफ जस्टिस साहब ने अपना हल्फ उठाने के बाद किया है, जिस तरीके से ख्वाजा तारिक रहीम साहब के साथ उनका रवैया रहा, फिर जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ वकला के मुतालिक कमेंट्स पास किए, पहले दिन भी थोड़ी बहुत पोलराइजेशन हुई आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। फिर उन्होंने हमें कहा कि हम आपको बाद में सुनेंगे, पहले हम अटॉर्नी जनरल को सुन लें। आज वो कह रहे हैं आपको सुनने की ज़रूरत नहीं, आपने लिख के दे दिया है। तो ये बड़े अजीब व गरीब किस्म के मामलात हैं, कभी देखा नहीं ऐसा। मैंने भी 34 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस के अंदर, मैंने ये इस तरह का असलूब और इस तरह की गुफ्तगू भी सुनी नहीं है। अच्छा सिद्दीकी साहब, ख्वाजा तारक रहीम साहब बहुत सीनियर हैं। आज हमने गालबन 2-3 रिपोर्टर साहबान से पूछा तो उन्होंने फरमाया वो अदालत में नहीं थे, और गालबन आपने भी इस ज़िम्मन में कोई बात करने की कोशिश की गई और फिर आपको भी क्या कहा गया कि ना मैं कोई पता नहीं कोई इशू कर दूँ। वो क्या मामला था, ज़रा फरमाएंगे आप? ख्वाजा तारिक रहीम साहब के साथ जो रवैया और नामुनासिब रवैया अख्तियार किया, उसकी बेसिस के ऊपर ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने कल रात को फ़ैसला किया कि वो पेश नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्हें तवातर के साथ नामुनासिब कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा था, पर्टिकुलरली ऑनरेबल चीफ जस्टिस के साथ की तरफ से। और ख्वाजा तारिक रहीम के मुतालिक जो भी लोगों का परसेप्शन हो, ये बात तो मुसल्लमा है कि वो 50 साल उनकी प्रैक्टिस को 50 साल से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। उन्होंने बड़े बड़े ओहदे देखे हैं, वो गवर्नर पंजाब रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं। तो इस तरह का उनके साथ सलूक जो है वो कोई मुनासिब नहीं है और कानून और इंसाफ के तकाज़े भी पूरे नहीं करता। अच्छा इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, मैं थोड़ी टेक्निकली आपकी यानी गाइडेंस दरकार होगी। एक तो ये फरमाइए कि ज़ाहिर है ये कानून तो बड़े वसी तर मफाद में अदालत कंसिडर कर रही है, मगर बाई डिफ़ॉल्ट अगर ये कानून जारी रहता है तो जनाब नवाज़ शरीफ साहब और जनाब शौकत तरीन साहब को भी दोबारा से इंसाफ मिलेगा, जो आज तक उनके साथ बेइंसाफ़ी होती रही है। एंड सेकेंडली, एक वकील साहब मुझे कह रहे थे कि लीगल इंटेंट ये क्या टर्म है, ये क्या इस्तिलाह है कि इसकी उन्होंने ख़ास तौर पर 5(2) के हवाले से कहा। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट तो फिर हमारे ये अजीम लीडर दोबारा से स्ट्रीम यानी मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं उनका एक रियाज से क्या कहते हैं रेमेडी हो जाएगी? सर, इंसाफ सिर्फ पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े इक़दार का बंदों के लिए तो इंसाफ नहीं है, इंसाफ तो आम आदमी के लिए है। और गरीब आदमी का केस जो है वो 5 मिनट नहीं चलता। ये कौन सा इंसाफ है? ये इंसाफ के तकाजे नहीं, और ये मेरे हिसाब से जो इंसाफ के तकाजे मैं समझता हूँ उसके मुताबिक भी नहीं है। एंड वन मोर क्वेश्चन, हमें ये, क्योंकि मैं तो वकील नहीं हूं ना, मैंने रिपोर्टिंग कभी की है, बाज़ औक़ात ये लगता है कि दी आर्ग्यूमेंटेशन इज़ नॉट बिटवीन द अटर्नी एंड द फाजिल जज साहब, रादर वो यानी एक जज साहब की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको काउंटर दूसरे जज साहब, ये तासुर है, ये गलत तासुर है या ऐसे हम कैसे समझते हैं आप? सर, बेंच में जब फुल कोर्ट बैठा होता है तो इस तरह के मुतसादिम ख्यालात जो हैं वो जन्म लेते रहते हैं। ये कोई अजूबे की बात नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ वो पोलाइटनेस और शुस्तगी और अपने स्टैचर के मुताबिक एक अच्छे तरीके से अदा किए जाएं तो उसमें हर्ज कोई नहीं है। ये केस बहुत सिंपल है। केस इंसाफ की बजाय केस है कि क्या कानून और आइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये कानून बना या नहीं बना। आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की भी कोई मुसल्लमा हैसियत है कि नहीं है। क्वेश्चन ये है कि क्या पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की इंटरनल वर्किंग को कंट्रोल कर सके? बना सकती है कि नहीं बना सकती? अगर नहीं बना सकती तो हम कहते हैं नहीं बना सकती।
इंसाफ और इंसाफ के तकाजे तो उसके बाद की बात है। आइन के असूलों को पामाल करके किसी को इंसाफ नहीं दिया जा सकता। और अगर ये मंतक मान ली जाए तो फिर ये जितने भी डिक्टेटर पाकिस्तान में आए हैं उन्होंने यही कहा था कि आइन वगैरह जो है वो मुल्की हालात को नहीं संभाल सक रहा, इस वास्ते हम ये इंकर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी खौफनाक सोच है। इसकी प्रमोशन कम अज़ कम मैं एक वकील होने के तौर पे तो नहीं सपोर्ट कर सकता ऐसी बात को। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये रहनुमाई फरमाइए, कुछ लोगों के साथ बड़ा नरम रवैया किया जाता है जो देखा है फुल कोर्ट के सामने। क्या आप समझते हैं आप समेत या जो इस बिल के खिलाफ हैं, जो गैर आईनी तरीके से आया है, सबके साथ एक ही रवैया रखा जा रहा है? ये कोई चेंज है, कुछ नजर आती है आपको? वकला के सेबान के हिसाब से मैं बात करूँ, कभी कतन नहीं है सर, ये कतन नहीं है। ये रवैया हर अदवार में हम देखते हैं कि कुछ लोग इक़्तिदार के करीब होते हैं, उनको कुछ ट्रीटमेंट मिलती है। कुछ लोग जो ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करते हुए आइन और कानून की बात करते हैं, अखलाकियात की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, उनके साथ आम तौर पर रवैया कुछ और होता है। हर जज ऐसा नहीं करता, लेकिन काफ़ी सारे जज करते हैं। इसी जुडिशरी में अच्छे लोग भी हैं जो मेरिट को पसंद करते हैं, हक और सच के मुताबिक फ़ैसला करना चाहते हैं, साफ़ सुथरे और दीनदार तरीके से लोगों को इंसाफ देना चाहते हैं। लेकिन देखा हमने यही है कि यहाँ पे जो लोग इक़्तिदार के पास होते हैं उनकी सुनवाई ज़्यादा होती है, जो इक़्तिदार के पास नहीं होते या इक़्तिदार के पास होना नहीं चाहते, अपने असूल और अपने अखलाक की वजह से उनके साथ रवैया कुछ और होता है। अच्छा एक सवाल नहायत एहतराम से, और ये आज की बात नहीं है कि ये हमेशा से ऐसे रहा है। आप जैसे या तमाम कानूनदान यही कहते हैं कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन आइन से मुतसादम कोई कानून नहीं बना सकती और उसकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए एक्ट को बिल में बदलने की नहीं तरमीम। लेकिन क्या इस तरह सिंगल पार्लियामेंट बना दे कि एक वजीर आज़म 20 साल रहेगा, तो क्या वो हाई कोर्ट चैलेंज नहीं होगा या वो 1-1 मान लिया जाएगा? सर, पार्लियामेंट जब आइन को अमेंड करती है तो वो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी एक्ट करती है, और उस टाइम के अंदर आइन की मंशा के मुताबिक वो आइन से सुप्रीम हो जाती है। उसके कुछ लवाजमात हैं, 2/3 मेजॉरिटी, और उसके मुताबिक वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है। डे टू डे वर्किंग जो ऑर्डनरी इनेक्टमेंट ऑफ द पार्लियामेंट में तो आइन के ताबे ही कानून बन सकता है, उससे मुतसादम नहीं बन सकता। और असल मसला ये है कि क्या कोई पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के रूल से तजावज़ करते हुए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे डाल दे जिससे जजों की इनफरादी हैसियत और डिसीजन मेकिंग जो है वो पार्लियामेंट के कानून के ताबे हो जाए? हम नहीं समझते ऐसा हो सकता है, इसी वास्ते हमने नहीं केस फाइल किया। अच्छा कादी साहब, आपकी इजाज़त से इसके बाद सवाल नहीं करूँगा। इम्तियाज़ साहब, वर्किंग इन नहायत अदब एहतराम से एक आखिरी सवाल, कल को अगर कोई पार्लियामेंट अमेंडमेंट करती है 2/3 मेजोरिटी में नहीं, कहती है कि जी हाई कोर्ट का बेंच हम बनाएंगे, तो क्या इस पे इम्प्लीमेंट होना मुमकिन होगा? क्या आइन इसकी इजाज़त देता है? कतई नहीं देता। अगर ऐसा कोई कानून बना तो वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक काला कानून होगा, और इंशाअल्लाह उस वक़्त तक मैं अपनी प्रैक्टिस ख़त्म कर चुका हूँगा और आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँगा। अच्छा, उम्मीद तो है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कानून नहीं बने। दो बातें मैं आखिर में आपसे पूछूंगा। एक तो जो आज आबद ज़ुबैरी साहब और उनके दरमियान एक जो मुकालमा या आर्गूमेंट हुआ, जिसमें ज़ुबैरी साहब ये कह रहे थे कि ये पार्लियामान चूँकि ये एक्ट इसको सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी कर सकती है, जबकि चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि नहीं, अगर कोई अच्छा है तो क्यों हमें इसका वेट करना चाहिए। एक तो इस पर कमेंट कर दीजिएगा। एंड सेकेंडली साइफर केस पर भी ये क्या ज़रूरी है कि इस केस को जो है इन कैमरा किया जाए? कांट वी सी दी जस्टिस बीइंग डन? पहली बात, आबिद ज़ुबैरी साहब के और जो चीफ जस्टिस साहब के सामने आपस में मुकालमा हुआ मुनासिब नहीं था, होना नहीं चाहिए था। आबिद ज़ुबैरी साहब के दलाइल मुदल्लल थे,
चीफ साहब उसको अपनी जजमेंट में ट्रीट करके जो भी अपने ईमान के के ताबे होके अल्लाह को जवाब दे होना है उसके मुताबिक फ़ैसला करें। रह गई साइफ़र की बात, दुनिया में तमाम मुहज़्ज़िब ममालिक में इन कैमरा प्रोसीडिंग्स को नापसंद किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है और उसको कहा जाता है कि आपने इसको नहीं करना अनलेस कि कोई ऐसे मामलात कोर्ट के सामने रखे जाएं कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ जिससे मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो, नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, अदरवाइज़ नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन कैमरा प्रोसीडिंग परमिसिबल हैं। साइफर केस में सदीकी साहब वादी नज़र में कोई गैर मुल्की साजिश नहीं लगा। अच्छा सदीकी साहब, साइफर केस में बज़ाहिर कोई गैर मुल्की साजिश नज़र नहीं आती। खुद मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने कहा था जब धमाके करने लगे तो हमें अमेरिकन ने फ़ोन किया इतने पैसे ले लो। माजी में भी जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कहा। तो साइफर केस तो डी कोडिफाई किया गया, कोडेड डॉक्यूमेंट होता है और आज भी ओरिजिनल वजारत खारजा के पास है। उसमें बड़ी तेज़ी लग रही है कि जैसे जज साहब कोई फैसला दे के कहीं जाना चाहते हैं ज़रूरी काम। सर आपको भी तमाम मुहर्रिकात का पता है, पाकिस्तान में निज़ाम अदल हमेशा कमज़ोर रहा है और उसकी कमज़ोरी की बेशुमार वजूहात हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस निज़ाम के ज़रिए सबको इंसाफ दे, साइफ़र केस पे भी दे और ट्रांसपेरेंट और शफाफ प्रोसीडिंग्स हों, ना सिर्फ इस केस में हों बाकी केसेस में भी हों, क्योंकि जाना तो अल्लाह के पास ही है, हमने जवाब तो अल्लाह को ही देना है हमने, और ये दुनिया फ़ानी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब सम अप किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर एनलाइटनिंग अस ऑन दी इम्पोर्टेंट इशूज़। अब भट्टी साहब, ये साइफ़र केस की तरफ हम आते हैं। जिस तरह अभी फाजिल जनाब हमारे दोस्त इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब माहिर कानून, मैंने देखा भी बड़े शुस्ता अंदाज में ये आर्गूमेंट कर रहे थे। वहीं मैंने पहली दफ़ा इनको टीवी पे देखा। ये भी हम चीफ़ जस्टिस साहब को शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ये मनाज़र देखने को मिल रहे हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मगर भट्टी साहब ये अभी उन्होंने भी कहा कि भाई अगर बड़ा आपके पास एक पक्का केस है, सबूत हैं आपके पास, अनडिनाएबल हैं, कोजेंट किस्म के आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो इसको सामने करके अगर खान साहब ने कोई ऐसा काम वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ किया है तो ठीक है, वो कानून चले, तो इसको छुपा के करने की क्या ज़रूरत है? खतरी फैसला तो अदालतें करती हैं, जज साहबान करते हैं। हमने जितने आइनी माहिरीन से पूछा, इत्तेज़ाद हसन, सलमान अकरम राजा, बाबर अमान और दीगर लातेदाद, वो कह रहे साइफर केस बनता ही नहीं। कहते क्या उस पर इल्ज़ाम क्या है इमरान? हाँ, मुझे आज तक समझ नहीं आई क्या इल्ज़ाम है, ज़रा मुझे मेरी रहनुमाई कर दें। कि जी उन्होंने तश्तज़बाम कर दिया, एक कौमी राज था कोई नहीं, फॉर यूर काइंड इन्फॉर्मेशन। फिर ये भी कहा गया कि जी वो गायब हो गया है। एक वो कोटेड चीज़ आती है, ठीक, और वो 4 बंदों को मुख्तलिफ कापियाँ जाती हैं। कासम सूरी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेजा, 2 दफ़ा सलामती कौंसिल के इजलास में उसको पेश किया गया। उसके बाद सेकंड हुकूमत PDM की आई, वहाँ भी पेश किया गया। और कोई भी लेटर अगर आता है तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास थ्रू मिलिट्री सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए आता है, वापस भेजना भी उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो जिक्र करना जुर्म है तो नवाज शरीफ ने भी तो कहा था जब मैंने एटमी धमाके करने लगे तो मुझे अमेरिका ने फ़ोन किया, वो सीक्रेट एक्ट नहीं है, वो तो किसी ने देखा भी नहीं था, वो तो सिर्फ 2 आदमियों के दरमियान कन्वर्सेशन थी, उसे ओपन क्यों किया गया? वो तो हमें याद है ना, उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ने जाके PM साहब को कहा था कि हजूर हम आपको इतला देने आए हैं, फैसला करने वालों ने कर लिया, धमाके होंगे, और अच्छी बात है। अच्छा, मैं बता दूं, साइफर केस जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, जिद है, यहाँ उन्हें किसी ने यकीन दहानी कराई है। 10 नवंबर से पहले साइफर केस में जो नून लीग को यकीन दहानी कराई गई है, फैसला जज साहबान ने करना, मेरी तो कोई हैसियत नहीं उसमें होगा। और उसके बाद अगर बेल किसी भी तरीके से हो जाती है, नैब 30 दिन के लिए अंदर ले जाएगा। और नवाज शरीफ इसी शर्त पे आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ना सिर्फ गिरफ्तार रहें बल्कि सजा के साथ साथ मुबैना तौर पर बल्ले का निशान इमरान खान की सरपरस्ती में कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। इसको पॉसिबल कैसे बनाते हैं ये मुझे नहीं पता।
मुझे चंद मिसालें इसलिए नज़र आती हैं कि मैंने कल कमो बेशतर जो टिकट होल्डर थे जिन्होंने टिकट वापस कर दिया वो तो उनकी मर्जी, 2 दर्जन के करीब लोगों को फ़ोन किए, लोगों के बंद थे तो कहते हम तो अपने घर नहीं जा सकते, पुलिस आ जाती है, छापे मार देती है पुलिस, गिरफ्तार करके ले जाती है और हमें पता भी नहीं होता हम किस जुर्म में गिरफ्तार है और किस जगह है, दिन है या रात है, मंगल है या बुध है, 9 अक्टूबर है या 10 अक्टूबर है। तो डू यू थिंक ऐसे में ऐसे इलेक्शन कराएंगे? पहले याद होगा काई साहब, मैं तो वक्त नहीं देखा, एक दफ़ा होता था सिर्फ पीपल्स पार्टी का वोट और बाकी सारी एंटी जमातें, एंटी पीपल्स पार्टी वोट। आज वही वक्त आ गया, एक सिर्फ और सिर्फ बज़ाहिर बादी नज़र में तरीके इंसाफ का कप्तान का वोट रह गया और बाकी सारी जमातें उसके खिलाफ है। A to Z कोई एक जमात बताएं, सारी जमातें, 14 जमातें पीडीएम में थी ना, मुकाबला उनका किससे था? एक जमात के साथ, जो कहते हैं हम बहुत ज़्यादा तजर्बाकार है, 40 साल से है, 50 साल से हैं, 70 साल से हैं, हमारे पास बड़े ब्रेन है। तो मुकाबला जैसे पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भट्टो के दौर में और एंटी अब जमात तहरीक इंसाफ और एंटी तहरीक इंसाफ बिमा मसल्ला सरकारी ताकत। अच्छा भट्टी साहब, कुछ जो चश्मे फ़लक है ये भी अजीब अजीब से नज़ारे देख रही है। मैं एक अगली खबर की तरफ आता हूँ जिसमें गालबन अभी ये जो फैज़ हमीद साहब हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब को और जनरल बाजवा साहब को अदालत का नोटिस हुआ है। अब ये पता नहीं, अभी मैंने सारी तो ये नहीं देखी, इसमें 2-3 जर्नलिस्ट भी हैं हमारे दोस्त जो जिन्होंने इंटरव्यू किया था गालबन, एक जवेद चौधरी साहब और शाहिद मेतला साहब। तो अब इनको भी नोटिस हुआ, पता नहीं इनको अब तलब भी किया जाएगा। ये एक नई बिगनिंग हो रही है, एक नया दरवाज़ा खुल रहा है। गुजारिश ये है कि मोहतरम कमर जवेद बाजवा साहब ने की मीडिया से बात हुई, इंटरव्यू तो नहीं दी है पर उन्होंने उसके 6-6 घंटे की बात की। रह गई जनरल फैज़ हमीद की, मैंने तो नहीं सुना कि उनकी किसी भी मीडिया पर्सन से बात हो और उन्होंने उनको कोड किया हो। हाँ, मोहतरम कमर जवेद बाजवा साहब की 2-3 सहाफ़ियों से बात हुई और उन्होंने बरमला इजहार किया और कालम भी लिखे। मुझे एक सवाल का जवाब दें, आप भी साफ़ी माशाल्लाह बहुत तजर्बाकार है। एक तो इंटरव्यू है ना कि यहाँ हम टीवी पे बैठ के मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये आप उसका कर रहे हैं, मेरी आपकी मुलाकात होती है, ना कोई कैमरा ना कोई बंदा, अल्लाह की ज़ात, 2 फरिश्ते जिन्हें हम ज़ाहिर हम हाज़िर नहीं कर सकते, वो तो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। एक इंटरव्यू तो जो हुआ था उसको डिनाई कर दिया था किबला जो बाजवा साहब है, छप गया, बताया गया, उनका नहीं जी मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अब अगर उनको बुलाया जाता है वो कहते हैं हमें तो नहीं पता, इन्होंने आप ही लिख छड़े ऐसी, फिर की बनेगा? उस पे जर्नलिस्ट भी कायम है कि मेरी बात हुई है, मुलाकात हुई है, हाउ टू प्रूव इट? मैंने लिखा ही नहीं कि इंटरव्यू किया, मेरी तो गपशप जो हुई है बताई है। लेकिन फ़ायद मोहतरम कमर जवेद बाजवा साहब को तो वो तो जनरल फैज़ हमीद की किसी मीडिया से बात उसने कोड की जो मेरी नज़र से नहीं ये गुजरी, हमारी नज़र से भी नहीं गुजरी। लेकिन क्या रिटायरमेंट के बाद ये बात करनी नहीं चाहिए? ठीक है, लेकिन कुछ तो सरकारी लोग बहुत सारी बातें करते हैं और ओहदों पे बैठ के करते हैं, वो ठीक है, गैर मावरा आइन कायम करना या करवाना या कहना या करना। देखिए ना, ब्रेक है एक ऐसे आदमी कदम रखा जो बातें है सुना करते थे, दूर से नहीफ आवाज़ आती थी, आज खुल के चौक में वो बर्तन टूट रहे हैं। अच्छी बात है, अवाम देख रहे हैं, किसी अच्छे ऐद का इंशाल्लाह आगाज़ होगा। एक ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं, पाकिस्तान की मईशत से पहले नवाज़ शरीफ साहब की वापसी भी बात करेंगे। हालांकि इससे फ़र्क तो पड़ता नहीं कोई किसी के आने जाने से, मगर क्या फ़र्क पड़ सकता है, लोगों का क्या ख्याल है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब बड़े अरूज पे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की जो एक हो रहा है। कल एक जलसा भी बड़ा हुआ और दूर तक हमने लोगों को बैठे हुए देखा माशाल्लाह, और आप ज़्यादा इस पर रोशनी डालेंगे। 2 बातें हैं, पहली बात तो ये कि इस जलसे के बारे में आपकी क्या राय है, दूसरी बात ये कि मियां साहब के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा वतन अजीज़ को? देखें काई साहब, बिल्कुल 2 लफ्ज़ों में बात है। नवाज शरीफ का वापस जाना, लंदन जाना 19 नवंबर गालबन 2019 को प्योर अदालती मामला है, आईनी मामला है, अवाम का उसके साथ दूर तक वास्ता नहीं। ना अवाम ने उनको भेजा
ना आवाम के कहने पर वो गए, और ना ही उनकी वापसी से दूर दराज सैकड़ों करोड़ों किलोमीटर तक आवाम की कोई वास्ता है। एक डील के तहत गए, बकौल ख्वाजा आसफ साहब के उन्हें बाजवा साहब ने भेजा। वादी नज़र में कुछ लोग, खुद वजीर साबिक दाखिला कह चुके हमारा ज़ीरो रिस्क है, हमें गारंटी दी गई है। तो इस पूरे 15 दिन में पूरे एक ही शोर है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ आ रहे हैं। भाई उनका मुलाकात 100 दफ़ा है, वो गए क्यों थे? 4 साल वहाँ रहे क्यों? और मैं तो उनकी सेहत और ज़िंदगी के लिए दुआ गूँ। जितनी रिपोर्ट में बीमारियाँ उनकी डॉक्टर ने गिना दी हैं, इतनी तो खुदा न खास्ता पूरे अस्पताल में 1000 लोगों को नहीं होगी। ऐसे में वो कह रही हैं, मरियम नवाज साहबा कह रही हैं, देखे ना जलसा तो माशाल्लाह बड़ा है, बल्कि मैंने तो सुना है कि राउंड टेबल लगी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला जलसा देखा जिसमें राउंड टेबल थी, एक कुर्सी 1.5 आदमी की, 2 कुर्सियों में 3 आदमी खड़े होते हैं। इस तरह अगर 5000 की कैपेसिटी अगर आप राउंड टेबल लगा देंगे ना, तो 500 बंदा भी 5000 लगेगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। कैसा मेरा ख्याल है, आप मुझे नहीं, मुझे ये भी लगता है भट्टी साहब के लोगों के अलावा जौक तर जौक हज़ारों की तादाद में जो नान हैं उन्होंने भी शिरकत की जलसे में। वो 40,000 से, अच्छा 40,000 तो बहुत बड़ा, उसकी 40,000 है। एक हमारे साथी ने अच्छा कोरमा भी था और गुड़ वाले चावल, कैमरा भी छीन लिया गया। किससे? एक बेचारे साफी ने कहा कि ये खाना बन रहा है, कोरमा था, जर्दा था, या गुड़ वाले चावल थे, 7 झोंपड़ियाँ भी थी, वो भी बेचारे लोग आए। तो कोई बात किसी मुस्तहिक को खाना खिलाना एक खुशी की बात है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ हर जलसे में अगर 500 बंदा आता तो 5000 का खाना होना चाहिए, ये सवाब भी। एक बड़ी सब ज़मीनी सवाल है बीच में, चलें ये तो आप देख ही रहे हैं ये खाना वाना, और बहुत मैं इसकी अप्रिशिएट करता हूँ। बट साहब ये हम तो जानते हैं कि इन लोगों ने आज तक हराम के टके को हाथ नहीं लगाया, तो ये करोड़ों रुपए गरीबों के लिए जो देते हैं लोग, वो कितने शरीफ और नेक लोग होंगे? क्या ख्याल आपका? कैसा, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ पाकिस्तान में, ज़मीन के काम पे नाम नहीं लूँगा, लोगों ने अरबों रुपए बनाया प्रॉपर्टी। एक शख्सियत है जो आज भी हयात है, वो इधर रायमिंडिया इस एरिए में घर के आगे से गुजरते थे ना, आपका हवाई घर था, तो आप LDA में जाके आप अपना किराए पे घर ढूंढना करते थे। वो भाई आए ने गई। अब मुझे मरियम साहबा फरमाती हैं नवाज शरीफ आएंगे तो खुशहाली लाएंगे, उनके नाम वजह से गुर्बत भी हुई, महंगाई भी हुई, बेरोज़गारी भी हुई। तो 4 साल से बैठे हैं, अगर वो खुद नहीं आ सकते तो कम से कम खुशहाली तो भेज देते। भेज तो दिया, अब इतने लोगों ने अच्छा खाना खाया, और क्या चाहिए भट्टी साहब? कैसे ये 4 साल का भी तो हिसाब देना ना। मरियम साहबा ने कहा वो आएंगे तो खुशहाली आएगी, तो वो जब जाते हुए खुशहाली कौन सी पोट्री में डाल के ले गए थे? खुशहाली कहते किसको, जरा मेरी रहनुमाई फरमाए। 25 करोड़ आदमी 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते, पाँव में जूता नहीं पहन सकते, बीमारी में इलाज नहीं कर सकते। ये जो सरकारी अस्पतालों में बड़े बड़ी प्रोफेसर खवातीन डॉक्टर या डॉक्टर हैं, ये देखते नहीं किसी को। प्राइवेट अस्पतालों में आते हैं, वहाँ 5000 लेते हैं, रुपये ही नहीं लेते। आपने एक गरीब आदमी से एजुकेशन छीन ली, हेल्थ छीन ली। एक लेडी डॉक्टर है, वो सुना है कि 5000 फीस लेती है, कम से कम 4 घंटे इंतजार कराती है। ये मुल्क आपने तकसीम कर दिया, एक एलीट क्लास, बहुत बड़ी अमीर क्लास, और बाकी मिडिल क्लास आपने ख़त्म कर दी है। तो इस जलसे में हमारी गुजारिश है कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को ज़रूर लाएं, लेकिन अल्लाह का वास्ता थोड़ी सी खुशहाली पहले भेज दें कि लोग पेट की आग तो बुझा लें, इस भूख को तो मिटा लें। कि ये बुरी बात है, आप इसको अच्छी नहीं लगी सकता। देखें ना, रोज़ाना 100 आप जलसे और प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया टॉक कर रहे हैं, मियाँ साहब आ रहे, मियाँ साहब आ रहे। और पहले तो बताओ मियाँ साहब गए क्यों थे? क्या आवाम ने भेजा था? अगर आ भी रहे हैं तो इसमें अगर खुशहाली साथ ले गए तो पहले भेज देते। यार एक वक्त की रोटी खा लेगा कोई तो मियाँ सबको दुआएं देगा ना। मैं तो कहता हूँ ऐसे। अच्छा, एक बड़ा सिग्निफिकेंट बयान दिया है हमारे बहुत हम रोशन ख्याल लोगों से, हमने बहुत सीखा है भट्टी साहब। ये जो हमारे लिबरल दोस्त थे और ख़ास तौर पर जो हमारे, अच्छा साहब, एक मेरा आप सवाल, सिर्फ मेरा एक सवाल आपसे अदब एहतराम के साथ, आप आइन कानून समझते हैं? मैं जितने भी आइनी माहिरीन से पूछता हूँ, मशमूल हमारे जो मुस्लिम लीग के भाई दोस्त साथी हैं पुराने, वो कहते हैं पाकिस्तान की 76 साल हिस्ट्री में ये नज़ीर नहीं मिलती कि एक शख्स की मौजूदगी में उसे सज़ा हुई हो, इश्तिहारी हो जाए, उसे दोबारा अपील कराए हो और वो ना आए और उसे अबूरी ज़मानत मिल जाए। ये मुमकिन ही नहीं है।
तो जबकि ये कह रहे हैं कि इन्हें यकीन दहानी करा दी गई है कि मियाँ साहब अंदर नहीं जाएंगे, इज़ इट पॉसिबल? कानून क्या कहता है? इट इज़ पॉसिबल। इस मुल्क का कानून यही कहता है। मगर मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, इनकी मैंने स्टेटमेंट देखी है, और अगर मैंने सही पढ़ी है, वरना मैं माफ़ी मांग लूँगा अगर मैंने गलत पढ़ी है, वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब गैर कानूनी तौर पर बाहर नहीं गए थे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुजूर उनका स्टे तो गैर कानूनी, जब कोई बंदा इश्तिहारी हो जाए तो वो गैर कानूनी हो जाता है। कानून ने भेजा, अदालत ने भेजा, बकौल ख्वाजा आसफ साहब के उस वक्त के आर्मी चीफ ने भेजा, ये मैं नहीं कह रहा, उस वक्त के आर्मी चीफ ने भेजा। ये ख्वाजा आसफ साहब फरमा रहे हैं, एक डील करके गए थे जिसके नतीजे में उनको एक्सटेंशन मिली थी। आई एम अगेन कोटिंग वर्बैटम मिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। अब बात यह है कि जनाब मेरे मोहतरम वजीर इत्तलात साहब, उनका तो स्टे इलीगल था, वो तो इश्तिहारी हो गए थे, तो वाई आर यू टेकिंग दो साइड्स? अच्छा, आपका एजेंडा क्या है? आपकी ड्यूटी क्या लगी हुई है? काजी साहब नहायत किधर क्या लिबरलिज्म, इंसाफ, आज़ादियाँ, जमहूरियत है? नहायत बाबे हवस खुला तो वो नहायत काबिल एहतराम मलंगी साहब हैं या सोलंगी साहब है, जो भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, ये क्या फरमाते हैं कि वो कानून के मुताबिक गए? नहीं, ये तो बात ठीक कही उन्होंने। नहीं, बट व्हाट टू से, व्हाई? सर मुझे बात करने का अदालत को अपना काम करने दें। विद योर परमिशन, ये नवाज शरीफ साहब के स्पोक्समैन भी हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो मेरे मुल्क के अच्छा, मेरे स्पोक्समैन है, मेरे वजीर इत्तलात हैं। जब ये वजीर बने थे तो ये मियाँ साहब के स्पोक्समैन नहीं थे। ये गए 8 हफ्ते के लिए इलाज कराने के लिए। क्या इन्होंने रेड वारंट निकलवाए उनके आकर कि ये एक आदमी इश्तिहारी है, अदालतों को मतलूब है, सजा याफ्ता है, उसकी सफाइयाँ देने के लिए कि यह महज निगरान हुकूमत जो मैंने सुना है, आइन में तो कंसेप्ट नहीं, बिल्कुल साफ शफाफ होती है, और वो उसका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करा रहा है। क्या साबिक वजीर आज़म आइनी तौर पर गए, कानूनी तौर पर गए? तो मेरे भाई, आप तो आइनी तौर पर है ही नहीं है, आपका ये काम नहीं है उनकी सफाइयाँ देना। ये प्योर अदालती मामला है। एक 50 रुपए का एफिडेविट दिया, चंद दिनों के लिए गए, बजाय इसके कि मौजूदा मैंने सुना है, और अल्लाह हो सकता है गलत हो, कि निगरान प्राइम मिनिस्टर ने कहा है जितने भी गैर मुल्क में बैरून मुल्क इश्तिहारी और मफरूर हैं उन्हें हम रेड वारंट के जरिए लाएंगे। मैं कहता हूँ वो मफरूर भी नहीं है, वो इश्तिहारी भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, सजा याफ्ता भी नहीं है। हम सारी बात मान लेते हैं। मेरे जो वजीर इत्तलात हैं, हाउ कम कि उनको ही हैज कम टू द पॉइंट वेयर वो उनके नेशन और वजाहत दे रहे हैं। तो आपको किसने कहा वो आपकी इंटीग्रिटी है? आपको किसने कहा वो आपकी? मेरे वजीर इत्तलात है, मेरे मुल्क है। तो बज़ाहिर बादी नजर में आईनी तो मेरे भी हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो वजीर इत्तलात वाला काम नहीं कर रहे। पता नहीं फिर ये गलत खबर छप गई होगी, वरना मेरे ख्याल में उन्हें ऐसी बात वो नहीं कर सकते। ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, वो एक अदालती मामला है, उस पर लॉ मिनिस्टर बोले कानून करे जो मर्जी करे, हम कौन होते हैं? सारे स्पोक्समैन बने ने। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ल्यूक्रेट ये ब्यूरोक्रेट देखे मुझे ब्रेक भी लेनी है, मैं क्या करूं? ल्यूक्रेटिव पोस्ट लेने के लिए हमजा शहबाज साहब इंटरव्यू ले रहे होते थे, वो क्या था? कितना बेड़ा गर्क करना जी हो रहे रहने काबल रहने। अच्छा, ब्रेक है। ये जो मोहतरम सोलंगी साहब यहाँ मिनिस्टर जो भी हैं, ये फवाद हसन फवाद, आहत चीमा, ये तो सब न्यूट्रल लोग हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल इनकी गैर जानबदारी पे कोई इंसान जो है वो उंगली नहीं उठा सकता। तो इनकी मौजूदगी में उंगली नहीं उठा सकता, फिर शफाफ इलेक्शन तो पाकिस्तान की किस्मत में आ गए। हमने बहुत सी निगरान हुकूमतें देखी, ऐसी मुतनादा निगरान हुकूमत शायद दुनिया के किसी भी नक्शे में अभी ये चल रही है, और हमें काकड़ साहब पे उम्मीद है कि जब वो जाएंगे तो अच्छी लेगेसी छोड़ के जाएंगे। इसी दुआ और उम्मीद के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस मैशत का जो कबाड़ा किया है इस मुल्क के मौसनों ने, उन मौसनों का भी जिक्र करेंगे और इस मैशत की भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे ना कोई खान यहाँ पे अपोजिशन है, ना कोई PTI यहाँ पे अपोजिशन है, ये बिजली के बिल अपोजिशन है, और ये अफरीत बनता चला जाएगा अगर हमने इसको ना रोका। खुदा रोकें और अल्लाह करे ये रुके। ब्रेक के बाद अच्छा भट्टी साहब, इससे पहले हमने UNDP की एक रिपोर्ट कोट की थी, $17 बिलियन बताए थे हमें हफीज़ पाशा साहब ने कि इस मुल्क की इशराफिया जो हमें पड़ती है वो $17 बिलियन में पड़ती है। आज ट्रिब्यून में स्टोरी है कि बरतानवी इदारे के हवाले से छपी है कि इकानमी हमारी ब्लीड करती है $23 बिलियन एनवली। ये क्या हुआ? ये $23 बिलियन एनवली का मतलब ये है भट्टी साहब कि इसमें अगर हम $17 बिलियन जमा कर लें तो 2 और 1 3 और 7 और 3 10, ये कितने बन जाते हैं? 40 बिलियन बन जाते हैं। माई गॉड, इट इज़ काइंड ऑफ कितना कह सकते हैं आपको, अगर $300 बिलियन की इकानमी हो
तो $40 बिलियन कितनी परसेंटेज बनती है? मैं कौन कहता है ये गरीब मुल्क है? कौन कहता है कि इस मुल्क में दौलत? इस खबर के मुताबिक, आपके ये मुताबिक, स्मगलिंग में, मैं थोड़ी सी कंप्लीट कर दूं, स्मगलिंग, ये 2 नंबर धंधे, ये यहाँ से ये और बहुत अच्छी बात है। बल्कि अब मैं किसकी तारीफ करूं? फिर लोग कहेंगे हम बड़े मार्शल लॉ के और हम एस्टैब्लिशमेंट के हामी हैं। क्योंकि जब उन्होंने डॉलर नीचे किया, आज मैंने मनाट की कीमत पूछी कि चले जा रहे, एक दफ़ा फिर हम बाकू चले जाते हैं, 165 रुपये का मनाट हो गया, 4 रुपये नीचे आए। आप तो नहीं ला सके, वो डंडा ही लेके आया। और इसी तरीके से ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, इसमें जो वारदात और फ्रॉड होता है, ये अगर आप रोकें तो हमें कौन से IMF से पैसे लेने की जरूरत है? हम 4 साल में कर्जा उतार दें। इस खबर के मुताबिक नहायत काबिल एहतराम हमारा रिपोर्टर भाई होगा जिन्होंने की एनुअली $23 बिलियन की स्मगलिंग होती है। मैं चैलेंज करता हूं, सरकारी अदारों की मर्जी के बगैर 3 रुपए भी स्मगलिंग नहीं हो सकती। वो तो बज़ाहिर है वो मिली भगत होगी। नहीं तो फिर ये खबर नहीं है 23 बिलियन की होती है। करवा कौन रहा है? मैं एयरपोर्ट पे गया, ANF का तल्लक ही कोई नहीं है मेरा पासपोर्ट चेक करने से। वो उसका काम होता है मंशियात देखना। मेरे पासपोर्ट को 15 दफा उस अफसर ने ना घुमाया। मैं कहीं मंशियात देखना नहीं, देखना तो ऐसे होता है ना कि मैं देख रहा हूँ, निकल गई है। मंशियात पकड़ना। तो मैंने कहा सर ये मेरे पासपोर्ट में मंशियात कैसे आ सकती है, जरा मेरी रहनुमाई फरमाएं। ये क्योंकि पासपोर्ट आपके हाथ में है। वो 3-4 आके थोड़ा सा सख्त जुबान में गुफ्तगू करने लग पड़े। फिर 4 दफ़ा मुझे कहा गया अपने पैसे गिनवाओ कितने हैं, 4 दफ़ा, 4 टाइम्स। तो ये अगर 23 बिलियन की होती है, उधर कस्टम FIA किस लिए है? आप मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं ना। अगर यहाँ बॉर्डर से ले जाएंगे, अगर एयरपोर्ट से ले जाएंगे तो उधर मौजूद है सरकारी। आपके एक लीडर होते थे जो 21 को आ रहे हैं, उनके कारें खास है, ड्यूटी फ्री शॉप से होता था। उसने अंदर 3 दुकानें खरीदी लाहौर एयरपोर्ट में, एक फूलों की दुकान भी थी। वो ट्रालियों में भर के सोना और डॉलर ले जाते थे और फिर वो आगे से अंदर एयरपोर्ट के अंदर से ही लोकल फ्लाइट से इंटरनेशनल फ्लाइट पे चले जाती थी। वो जो ग्रीन नाम नहीं, ग्रीन टर्मिनल बना था ना ग्रीन टर्मिनल नहीं, मेरी अंदर एयरपोर्ट पे एक दुकान है फूलों की। मैं फूल ले जा रहा हूँ, फूलों के नीचे मैंने डॉलर या सोना या गैर मुल्की करेंसी पाउंड रख ली है। वो लाख 50 हज़ार। वो दुकान से मैं चुप करके अंदर 2-3 रास्ते हैं जो लोकल फ्लाइट के इंटरनेशनल फ्लाइट की तरफ जाते हैं। आपको पता है ये भी काम आपके लाहौर में हुआ, कराची में खरबों रुपए होता है। जब तक काजी साहब, कोई पॉलिटिशियन, मेरे जैसा आदमी, आप जैसा आदमी, जब तक ड्यूटी पे मौजूद, अच्छा भट्टी साहब मिला वक्त नहीं, तो ये आज शालमी चले जाए सारा स्मगलिंग का मान, लिबर्टी चले जाए मेजोरिटी, चेक करें ना। और कौन करता है भाई? आप बार बार कह रहे हैं हमने स्मगलिंग कम कर दी। को स्मगलिंग वो करेगा जिसके पास अरबों रुपए फालतू है। कितने बड़े मगरमच्छ पकड़े, मुझे उनका नाम बताएं। आज का ऐसा मैं नाम लिख रहा हूं। साहब ये जो कायमा कमेटी में बात हुई है कि सिर्फ $4 बिलियन की मछली जो है यहाँ से स्मगल हो जाती है, और ये इतनी ब्लोटेड रूलिंग एलीट और इशराफिया है जिसको कोई हाथ नहीं डाल सकता। और अब ये दोबारा इनको हम इंशाल्लाह लाएंगे। और तक नहीं जी बेच रह गया आदमी है। मछली तो पानी का जानवर उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? परिंदा क्या कहेंगे मछली को? चलिए कुछ कह लिया। तो ये दरियाओं में तो होती नहीं, समुंदर में है। तो ये कौन करता है, कौन करवाता है? और इतनी बड़ी तादाद में एक गरीब आदमी जिसके पहनने का लिबास पूरा नहीं होता, जूता पूरा नहीं होता, वो तो इतनी बड़ी तादाद में स्मगलिंग नहीं कर सकता। भट्टी साहब यहाँ पे टिम्बर माफिया, यहाँ पे यानी किस किस का नाम लूँ? हर ये हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या हुआ। और ये मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एसेट्स आपने रियासत के डाउनलोड किए हैं उसने माफिया क्रिएट किए हैं। आपने जब हाउसिंग को निकाला, अपने 5 साला मंसूबों से बाहर निकाला, तो यहाँ पे हाउसिंग का माफिया बना, यहाँ पे कब्जे ग्रुप बने जो 50-50 हज़ार देखे लेके आते हैं और आपके इलेक्शनों के पैसे देते हैं। 1,000 अरब का खसारा जा रहा है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं, 2 चीज़ों में आजकल पैसे बनाए जा रहे हैं और तारीख के 76 साल से सबसे ज़्यादा। एक स्मगलिंग में गैर मुल्की पैसा बैठ जा रहा है, दूसरा ज़मीनों में, ग्रीन को ब्राउन करने में। और चंद लोग पाकिस्तान के बजट से कई गुना ज्यादा अमीर हो गए। एक खबर तो दी नहीं भाई आपने, जो इतना बड़ा एजाज हमें मिला। लाहौर दूसरा गंदा तरीन शहर आज। यार ये चलाए ना जरा, मैंने सवेरे स्टोरी भेजी थी आपके पास।
दूसरा गंदा तरीन शहर बना, लाहौर को पेरिस बनाना है हमें। गलत कह रहे हैं। पहला यार वो दिखाएं, इंडेक्स दिखाएं जरा, इंडेक्स अगर है आपके पास। इंडेक्स उसने गलत मैंने फेंका हुआ है। गंदा शहर तो दूसरा होगा, करप्शन में पहला होगा। ये मेरी बात साहब देखें, कोई क्रेडिट भी दें, किसी अच्छे काम का क्रेडिट देना चाहिए। करप्शन में तो पहले जीते ना, दूसरा हुआ गंदगी में। एक मुझे बताएं, हम ज्यादा लोग यार भट्टी साहब, ये जिन्होंने हमारे मुल्क की खिदमत की है, कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर अपने दुश्मनों से बदला लेना है तो किसी तरीके से कोशिश करके इनको तल अबीब या इजराइल ना भेज दें। वैसे तो हम उन्हें तबाह कर नहीं सकते। कुछ ब्यूरोक्रेट आप चंद जिन्हें मैं जानता हूँ, इजराइल भेज दें, इन्हें अमेरिका भेज दे, इसराइल भेज दे। अगर उनकी इकॉनमी ये 6 महीने में जमीन बोल्ड ना कर दे तो मुझे पकड़ लीजिएगा। और ये भी आप देख रहे हैं 70 मिलियन जो फीस हमारे एनुअल बाहर हम देते हैं, हम अपने अस्पताल नहीं बना सके, हम अपने कॉलेजेस नहीं बना सके, और जो बनाए हैं वो हमने प्राइवेट सेक्टर में दे दिए हैं, जो कि जिनके लिए जो है आखिरी खबर आप मुझे ये पता करके दे दें, ग्रेड 20-21 के अफसरों के कितने बच्चे बाहर पढ़ते हैं और उनकी अपनी सैलरी कितनी है और बच्चों की फीस और माहाना अखराजात कितने हैं। ये आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, इसे 6 महीने लगा के क्लोजिंग करनी है। बस मैं तो यही कहता हूँ कि यही हाल है इस वतनी प्यारी प्यारी शराफिया को इजराइल भेज दें तो फ़लस्तीनियों की भी जान छूट जाएगी, हमारी भी जान छूट जाएगी, इंशाल्लाह बर्बाद होकर रह जाएगा वो भी। पर अल्लाह हमें आबाद रखे और ऐसे हम इक़दाम करें कि हम इस सारे क्वैग मायर दलदल से निकल सके। और इंशाल्लाह निकलेंगे। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।